नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरे साथी वर्णिता वाजपेयी। पिछले कुछ समय में आपने कुछ ऐसे मामले सुने होंगे जहां पहले प्यार की बातें कही जाती हैं, फिर शादी की कस्में दी जाती हैं और कुछ समय बाद ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती है कि सुनने वालों की रोंगटे खड़े हो जाएं। राक्षसों और नर पिशाचों की कहानी आपने अक्सर सुनी होगी और आपको डर भी लगता होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से जो जिस तरीके से न्यूज़ सामने आ रही है, आपको देख कर डर भी लगेगा। आप सहमेंगे भी कि किस तरीके से कातिल पहले लाश के टुकड़े करते हैं, उसे फेंकते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए जो तरकीब लगाते हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। अब आफ्ताब का मामला ले लीजिए, आफ्ताब और श्रद्धा का मामला। पांडव नगर में एक बाप की 22 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसे भी फ्रिज में रखकर और धीरे धीरे कर पास के जंगल में फेंक दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला कोलकाता से भी सामने आया, जहां पर एक बेटे ने अपने बाप की 6 टुकड़े कर दिए। दरअसल कातिल अपने बाप के 6 टुकड़े करता गया, बाथरूम में ले जाकर उसने लाश रखी और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसे बगल के नाले में फेंकता हुआ सामने आया। तो जिस तरीके से हैवानियत सिर चढ़कर बोल रही है इन कातिलों के, इनके पीछे मानसिकता क्या है और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे मामले जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये जो दीपक ने बताया कोलकाता वाला केस, इसमें अगर हम गौर करें तो सबसे जो अहम बात है वो ये बात है कि जो लड़का है जिसने अपने पिता के टुकड़े किए, उसने पुलिस को यही बताया कि उसने श्रद्धा वाला मैटर देखा, श्रद्धा वाली जो न्यूज़ है वो पढ़ी, वो खबर देखी कि उसमें किस तरीके से उसने लाश को छुपाया। तो पुलिस से कहता है कि मैंने भी इसी तरह अपने पिता के टुकड़े कर दिए और फिर लाश को छुपाने की कोशिश की। ये जो भी हमने खबरें देखी, आप पांडव नगर की ले लीजिए, श्रद्धा ले लीजिए, हाल ही की हैं, लेकिन देश में इससे पहले भी इससे भी ज़्यादा भयानक वारदातें हुई हैं जिन्हें सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप गए। आप सोचिए, क्या कोई किसी शख्स के, किसी के शरीर के 300 टुकड़े कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है नीरज ग्रोवर हत्याकांड में। साल 2008 की बात है। एक लव ट्रायंगल कह लीजिए, वैसा ही मामला है। नीरज एक लड़के का नाम है, मारिया है एक लड़की, और मैथ्यू। मारिया और मैथ्यू की इंगेजमेंट हो चुकी है, सगाई हो चुकी है। मैथ्यू इस वक्त कोची में है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो अक्सर वो देखता है कि नीरज गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द ही है। हमेशा उसे उसके घर से किसी मर्द की आवाज़ आती है। अब एक बार क्या होता है कि मारिया अपना जो घर है वो शिफ्ट कर रही होती है, इसके लिए वो नीरज को बुलाती है हेल्प के लिए। उसी वक्त कोची में बैठा मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ उसकी इंगेजमेंट हुई, मंगेतर को कॉल कर देता है। पीछे से फिर से लड़की की आवाज़ आती है। अब वो पूछता है कि वो कौन है, तो मारिया बताती है कि नीरज है, हेल्प के लिए बुलाया है। मैथ्यू का दिमाग ठनक जाता है। वो उससे तुरंत बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम फटाफट अभी उसे घर से बाहर निकालो। मारिया कहती है अभी मैं कैसे मना कर दूँ उसे, अचानक से कैसे बोल दूँ, दोस्त है। मैथ्यू इस चीज़ पर काबू नहीं कर पाता, उसका दिमाग सनक जाता है। वो तुरंत फ्लाइट करता है वहाँ से, मारिया के घर आता है। घर आने के बाद लड़ाई होती है सबके बीच में, नीरज से भी लड़ता है और इसी गुस्से में जो मैथ्यू है वो नीरज पर चाकू से अटैक कर देता है। चाकू से अटैक करने के बाद नीरज की मौत हो जाती है, नीरज मर जाता है। अब उसके बाद हत्या तो कर दी, लेकिन ये दोनों सोचते हैं कि अब करें क्या, किस तरीके से हम खुद को बचाएं। तब मैथ्यू जो नीरज है उसके बॉडी के आरी से 300 टुकड़े करता है। 300 टुकड़े करने के बाद अब सबसे बड़ा ये सवाल था कि किस तरीके से इन टुकड़ों को छुपाया जाए, क्योंकि आपने किसी इतनी बड़ी बॉडी को काटा है, एक इंसान है उसकी पूरी बॉडी को काटा है, 300 टुकड़े किए हैं, अब कैसे छुपाएंगे? तो उसके लिए वो प्लास्टिक बैग लाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े उन प्लास्टिक बैग्स में रखते हैं और फिर उन्हें ले जाकर धीरे धीरे जो जंगल का एरिया हो गया, सुनसान एरिया हो गया, वहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं। अब इसमें आप सबसे बड़ी एक बहुत अहम चीज़ देखिए कि जो कातिल हैं अगले दिन बहुत एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे आते हैं अपना काम करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चल रहा है। मतलब उनके माथे पर शिकन तक नहीं है। उनकी एक मेंटालिटी समझिए कि कितनी बड़ी चीज़, एक रात पहले अगर किसी ने किसी का कत्ल किया फिर उसके टुकड़े तक कर दिए, उसके अगले दिन वो इतना नॉर्मल कैसे जी सकते हैं? किस तरीके से कोई इतना नॉर्मल हो सकता है? जैसे श्रद्धा के केस में आफ्ताब इतने लगातार 6 महीने से वो इतनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, गर्लफ्रेंड भी बना रहा है, घर भी बुला रहा है। तो सेम नीरज ग्रोवर हत्याकांड में भी यही हुआ कि वो लोग टुकड़े फेंक देते हैं। अब जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सीसीटीवी और इन सब के आधार पर नीरज का पता लगता है कि उसके फ्लैट पर आया था। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो फ्लैट में रहते हैं उन सब से पूछताछ होती है तो पता लगता है कि वो बताते हैं कि हमने मारिया मैडम और उनके साथ एक आदमी था, उसको कुछ बैग ले जाते रात में देखा है। अब जब पुलिस को बैग वाली बात पता लगती है तो और पूछताछ होती है। तो इसी तरीके से जब पूछताछ करके सीसीटीवी देख के जब
पूरी चीज़ें पुलिस पूछती है तो मारिया जो है वो टूट जाती है और पुलिस को सारा सच बता देती है। वो बता देती है कि हमने नीरज की हत्या की है और हमने ही उसके टुकड़े किए, काटे, और ये शक का मेरे जो मंगेतर हैं उन्हें शक हो गया था। इस तरीके से केस तो सुलझ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे जो सबूत थे वो मिल गए पुलिस को, एविडेंस की कमी नहीं थी। लेकिन अभी आफ्ताब के केस में देखें तो एविडेंस पूरे तरीके से नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए किस तरीके से उस वक्त, उस टाइम पर 2008 में 300 टुकड़े कर दिए गए। 300 टुकड़े करने के बाद उन्हें छुपाया भी गया और इस पूरे केस को मतलब कहीं ना कहीं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात थी। अब जब भी आपने ये जो पूरा मामला सुना ये 2008 का था, अब आते हैं 2 साल बाद यानी 2010 में आफ्ताब वाला मामला। जिस तरीके से 35 टुकड़े कर कर उसकी बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखा गया, ऐसा आफ्ताब का कहना है। कुछ ऐसा ही मामला देहरादून में भी हुआ, जहाँ पर एक बीवी की 72 टुकड़े कर कर फ्रिज में रखा गया और कुछ टुकड़ों को धीरे धीरे कर कर रात के अंधेरे में जंगल में फेंका गया। ये कुछ ऐसा ही मामला था जिस तरीके से आफ्ताब श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स काट कर फ्रिज में रखता और रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाकर वो फेंका था। दरअसल राजेश गुलाटी और अनुपमा दोनों हस्बैंड वाइफ थे, देहरादून में रहते थे, घर पर परिवार बच्चे भी हैं, खुशहाल माहौल लगता था। कोई भी देखा करता था, उससे लगता कि परिवार बहुत खुशी है। लेकिन घर के अंदर जो चीज़ें चल रही थी शायद ही किसी को बाहर पता थी। 18 अक्टूबर 2010 को अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच में जमकर झगड़ा होता है। राजेश गुलाटी अनुपमा को धकेलते हैं, अनुपमा नीचे गिर जाती है। फिर भी इस पर भी राजेश गुलाटी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो अनुपमा का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब मौत तो हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बीवी के 72 टुकड़े करना शुरू कर दिया। अब जिस वक्त ये चीज़ें हो रही थी उस वक्त घर पर मौजूद थे बच्चे भी, तो बच्चों को से छिपाकर उसने लाश बाथरूम में ले गया और टुकड़े कर करके फ्रिज में रखता भी गया। अब अगली सुबह वो बच्चों को उसने स्कूल भी भेजा और ख़ुद भी ऑफिस दफ्तर गया। लेकिन रात के अंधेरे में वो क्या करता, जितनी भी बीवी के बॉडी पार्ट्स थे एक एक करके बॉडी पार्ट्स को वो जंगल में फेंक आता और सुबह होने से ठीक पहले यानी बच्चों के स्कूल जाने से ठीक पहले वापस घर भी आ जाता। बच्ची पूछती कि पापा मम्मी कहाँ हैं, जिस पर राजेश गुलाटी कहती कि मम्मा आपकी नाना के घर पे गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ के 72 टुकड़े कर दिए गए हैं और रोज़ उनके पिता या उनके बाप जाके जंगल में टुकड़े फेंक रहे हैं। एक दिन अनुपमा का जो चचेरा भाई है उससे राजेश गुलाटी पर शक होता है। जो अनुपमा के चचेरे भाई हैं उनकी दरख्वास्त पर या कहें उनकी कंप्लेन पर पहली बार पुलिस जांच में जुटती है। हुआ यूँ कि राजेश गुलाटी फ्रिज में जो उन्होंने 72 टुकड़े रखे थे, निचला हिस्सा वो तो फेंक आए थे, ऊपर का हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। जब पुलिस जांच के लिए पहुंचती है और देखती है कि फ्रिज के अंदर अभी भी कुछ हिस्से पड़े हैं, तब जाकर ये पूरा मामला सबके सामने आता है और पता लगता है कि एक पति ने, याद रखिए आज से 12 साल पहले की बात है, 18 अक्टूबर 2010 की बात है, एक पति ने अपनी बीवी के 72 टुकड़े किए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा और एक एक टुकड़े को रात का अंधेरा का फ़ायदा उठाकर जंगल में फेंकता भी आया। बच्चे पूछते कि माँ कहाँ है, तो माँ कहते कि माँ आपके नाना के घर गई हैं, जल्दी आ जाएंगी। लेकिन वो तो भला हो अनुपमा के भाई का जिनकी कंप्लेन पर ये मामला उजागर हो सका। अब ये केसेस समझने के बाद जो मेरा खुद का एक सवाल है कि इस तरीके से लोगों का मतलब कोई किसी को काट रहा है, किसी के टुकड़े कर रहा है, उनके हाथ नहीं काँप रहे, इसका रीज़न क्या है? क्या हम लोगों के बीच में, हम जितने भी लोग हैं, अगर रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का है, माँ बेटे का है, क्या जो रिश्ते हैं उनकी अहमियत कम हो गई है? आप एक चीज़ देखिए कि जितने भी अभी हमने केसेस डिस्कस किए वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी खासी पढ़ाई के। नीरज ग्रोवर वाला कांड ले लीजिए, गुलाटी फैमिली का कांड ले लीजिए, आफ्ताब श्रद्धा को देख लीजिए। इसके अलावा भी और भी ऐसे केसेस हैं। क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है? क्या मानसिकता है लोगों की? क्यों इतने ज़्यादा हम गर्त में जा रहे हैं कि हमें रिलेशनशिप का कोई, यार अपने जो रिश्ते हैं उनका कोई भी अहमियत नहीं रहेगी? अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कहूँ, अपनी बात कहूँ, तो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है। अगर ये हत्या हो रही है तो ये हत्या नहीं है, ये कत्ल है प्यार का। यहाँ पर जो भरोसा है वो दम तोड़ रहा है लोगों का।
ना किसी को किसी पर भरोसा रह गया है, ना ही कोई प्यार बचा है। इस मामले पे हम आपकी भी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि इस तरीके से लोग किसी को भी मार रहे हैं, काट रहे हैं, अपने ही लोग जिनके साथ वो लोग रेगुलर रह रहे हैं, रिलेशनशिप हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, आप उन्हीं के साथ एक घर में रह रहे हो, एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हो, फिर अचानक से कुछ होता है और आप मारते हो। श्रद्धा वाले केस को इससे हम अलग रखते हैं क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया, मर गया, फिर आप उसके बाद टुकड़े कर रहे हो, आखिर ये हिम्मत आ कहाँ से रही है? क्यों लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? और इसके अलावा एक मेरा और चीज़ ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो भी हो रहा है, तो लोग बचते कैसे हैं? ये मेरा एक पॉइंट है कि कैसे बचते हैं। दरअसल जो ये कातिल हैं ये एक तरीके का नकाब ओढ़ लेते हैं। पहले आपने हत्या की, हत्या करने के बाद एक कोई भी इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाव कर सके। अब हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं या इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हिंसा आ चुकी है हमारे अंदर कि हमें जो चीज़ें लगती हैं कि हमने ये चीज़ें कर दी हैं, हमें उससे बचना कैसे है। जिस तरीके से आपने आफ्ताब का केस ले लीजिए या हमने जितने भी ये भी केसेस आपके साथ अभी डिस्कस किए, उस सब में ख़ास तौर पे देखा गया जो कातिल हैं वो अगले दिन इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, ताकि लोगों को विश्वास दिला सकें कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल है, बल्कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। एक नकाब का चोला ओढ़ लिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया को आपने दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चाल कब तक सारी विफल ही रहती है कि अगर जब पुलिस सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं या रिश्तेदार हैं, उनके सामने आप किस तरीके से इतना नॉर्मल बिहेव कर सकते हो। आपने किसी को मौत के घाट उतारा, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। आप सोचिए रोज़ जाके आप उसके टुकड़े बाहर फेंक के आ रहे हैं जंगल में रोज़। ये एक दिन का मामला नहीं है। काटना, टुकड़े प्लास्टिक में रखना, उन प्लास्टिक को पॉलीथीन बैग ले जाकर रात के अंधेरे में फेंकना। पहले कहा जाता था कि लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है और किसी को मौत की घाट उतारना ही सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कातिल इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि शर्म भी नहीं आती। आप अगले दिन मर्डर करने के बाद जिस तरीके से इतनी नॉर्मल बिहेव करना, चैटे करना, या आफ्ताब वाले केस में लड़कियां तक उसके कमरे में आईं और तुरंत ही जिस तरीके से श्रद्धा को मारा उसके कुछ दिनों बाद ही